अ, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु बाजपेयी ऑफिशियल पर। और ये हमारा बहुत ख़ास प्रोग्राम है काश से किताब, जिसमें हम अपने मेहमानों से उनकी पसंदीदा किताबों के बारे में बात करते हैं, पढ़ने लिखने की उनकी दिलचस्पियों के बारे में बात करते हैं और किताबों से उनके रिश्ते के बारे में बात करते हैं। तो आज हमारे साथ हैं एक बहुत ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं देश के जाने-माने पत्रकार राजदीप सरदेसाई साहब, और आज हम उनसे बात करेंगे उनकी पसंदीदा किताबों के बारे में। सर, बहुत स्वागत है आपका और बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त हमें दिया। थैंक यू वेरी मच हिमांशु जी, आपने मुझे बुलाया इस बात के लिए मैं भी शुक्रगुजार हूँ। और सभी को दशहरा है, नवरात्र है, सभी को मेरी शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया सर। मुझे सर ये बताएं कि किताबों से आपका रिश्ता कैसा है? देखिए, सच बताते हैं क्योंकि सच सच ही बताना चाहिए। पिछले 33 सालों से मैं पत्रकार रहा हूँ। एक तरह से पहले अखबारों में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसके बाद टीवी में। और टीवी तो 24 घंटों का एक खेल, मैं टीवी तो एक 24 घंटों का मैं खेल नहीं कहूंगा, लेकिन 24 घंटों की एक तरह से नौकरी कहिए या प्रोफेशन कहिए। आप डॉक्टर ऑन कॉल की तरह होते हैं। जब भी ब्रेकिंग न्यूज होती है आपको ऑफिस जाना पड़ता है या कोई ओबी वैन पर जाना पड़ता है। तो क्या हुआ इन सालों में कि जो मेरी बड़ी एक आदत थी किताबों की पढ़ने की, वो कहीं ना कहीं कम हुई। पिछले कुछ सालों में कोविड के जमाने में थोड़ी रिवाइव हुई है। मैंने अपने आप से कहा कि कम से कम हर हफ्ते एक कोई ऐसी किताब लेकर मैं पढ़ूंगा। कभी कभी स्पीड रीड हो जाती है, लेकिन पढ़ूंगा जरूर। और तो पिछले 2-3 सालों से थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन बीच के वो 20-25 साल थे जहां अखबारों के आगे आप जाते नहीं थे। मैगजीन, अखबार, हेडलाइन क्या है, क्योंकि बार बार एक तरह से आप एक ट्रेडमिल पर थे। और उस ट्रेडमिल पर बैठने की वजह से आपको समय कम मिलता था। तो मुझे लगता है समय ने हमें एक तरह से हमें कैदी बना दिया है एक टीवी स्टूडियो का। इसमें किताबों की दुनिया से हम थोड़ा अलग हो गए। लेकिन 2014 में जब मैंने CNN IBN छोड़ा और मैं अपनी किताब लिखने लगा, जी। उसके बाद पिछले मैं समझूंगा 5-7 सालों में मैंने ज्यादा थोड़े किताबें पढ़ी है जो वो बीच के 20 सालों में पढ़ नहीं पाया। सर, कौन सी किताबें आपने पिछले वक्तों में अच्छी पढ़ी हैं, जो याद आती हैं आपको, जो आप बताना चाहें? कुछ किताबें जो आपको याद आती हैं। देखिए, मैं हाँ जी, अभी हाँ आपको बताता हूँ जो पिछले 6 महीनों में मैंने कुछ किताबें जी, जो बिल्कुल पढ़ी है। बिल्कुल। एक किताब ये विलियम डैलिम्पल की है, ईस्ट इंडिया कंपनी पर, जी एनआरकी। मुझे वो जी बहुत पसंद आई, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो विलियम डैलिम्पल की स्टाइल है मुझे बहुत पसंद आती है। उन्होंने एक तरह से इतिहास इस तरह से लिखा है ताकि हर व्यक्ति उसे पढ़ पाए एक तरह से। रामचंद्र गुहा की किताब गांधी पर है, द इयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड। वो मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि मुझे ज्यादातर ऐसी किताबें पसंद आती है जो इतिहास से जुड़ी हो। फिर वो कंटेम्प्ररी हो या 100 साल 200 साल पुराना हो, लेकिन इतिहास में बहुत रुचि रही है हमेशा। जी। हालांकि मैं इकोनॉमिक्स का ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मैं इकोनॉमिक्स की किताबें नहीं पढ़ता। मैं ज्यादातर इस तरह की किताबें पढ़ता हूँ जो एक तरह से इतिहास से जुड़ी हुई है। अभी अभी मैं पढ़ रहा हूँ, एक किताब है द साइलेंट कू, जोशी जोसेफ की, जो एक इन्वेस्टिगर खोजी पत्रकार है। और उन्होंने किताब लिखी है जिस तरह से हमारे एजेंसीज काम करते हैं। और ये आज के ज़माने में मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से एजेंसीज काम करते हैं उस पर लोगों की नज़र रहनी चाहिए, मुझे लगता है। मुझे क्रिकेट और स्पोर्ट्स के किताबों पर जी बहुत पहले से बहुत रुचि रही है। तो एक किताब है मार्क निकलिस की क्रिकेट पर, जो मुझे बहुत पसंद आई है। जिस पर वो अपनी एक तरह से आत्मकथा भी है, लेकिन वो एक तरह से जिस तरह से लिखते हैं, एक पूरे युग के बारे में आपको जानकारी एक तरह से मिलती है। अभी मैंने माइकल होल्डिंग जो क्रिकेटर है, उन्होंने जी रेसिज्म पर जी किताब लिखी है। और ये
उस किताब से, क्योंकि ये ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, जिस तरह से हमारे समाज में एक तरह से ये एक बड़ा इशू बन गया है, जिस तरह से उन्होंने कई लोगों के इंटरव्यूज करके वो किताब लिखी है, तो वो किताब मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ी। तो ये कुछ किताबें मैं आपको पूरी लिस्ट नहीं दे रहा, लेकिन मैंने जो एक तरह से एक कोशिश की है कि हर हफ्ते, हर 10-15 दिन कोई एक किताब या तो स्पीड रीड करें, लेकिन हो सके तो उसे अच्छी तरह से, जितना हो सके उसे पढ़ें। तो कोशिश तो की है, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से कामयाब हो पाता हूँ। नहीं, बहुत अच्छी खासी कोशिश की है सर। और मुझे ये बताएं सर, जैसे आपने शुरुआत भी की कि टीवी में थोड़ा वक्त कम मिलता है, क्या टीवी में ज्यादा पढ़ने वाले अनफिट हो जाते हैं, क्या होता है? मतलब क्योंकि आज जो हमें नजारा दिखता है, उसमें लगता नहीं कि टीवी एंकर्स बहुत पढ़ने पर वक्त देते होंगे। मतलब आपके लिए ये बात नहीं कह रहे हैं, अभी जो मंजर है वो आप जानते हैं। आपने बड़ा पेचीदा सवाल पूछा है, लेकिन बड़ा सही सवाल पूछा। और ये मुझे भी लगता है कभी कभी टीवी एंकर्स खास करके जो है, वो खुद के सेलिब्रिटी स्टेटस में या उस दिन की खबर में इतने मग्न हो जाते हैं, वो देखते नहीं है उनके अलावा दुनिया में बहुत कुछ और हो रहा है। और मुझे लगता है हमने जितनी किताबें ज्यादा पढ़ी, वो हमारे लिए अच्छा होता है, हमारी एक्सपीरियंस बढ़ती है। अब ये बहस चल रही है सावरकर को लेकर, तो मैंने वैभव पुरंदरे की भी किताब पढ़ी है, और विक्रम संपत का फर्स्ट पार्ट तो पढ़ा है, और उसके पहले धनंजय कीर ने भी लिखा है। अब जब टीवी एंकर सावरकर पर डिबेट कर रहा है बगैर किताबें पढ़े हुए हैं, तो फिर उसकी, मुझे नहीं लगता वो व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से अपने आप को, उस सब्जेक्ट को जस्टिस दे सकता है, न्याय कर सकता है उस डिबेट को। आपको पढ़ना तो चाहिए, लेकिन आपके पास चॉइस है। ज्यादातर टीवी एंकर, जैसे मैंने कहा, साउंड बाइट की दुनिया में अपने आप के सेलिब्रिटी स्टेटस में बहुत खुश रहते हैं, तो उनको कहाँ पढ़ना है, बहुत कम है। व्हाट्सएप की न्यूज से खबर बनाते हैं, इसीलिए देखिए अगर मैं कुछ कहूं तो लोग उसे लेकर एक बवाल खड़ा करेंगे, लेकिन हाँ, व्हाट्सएप ट्विटर की दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है जहां बहुत कुछ होता है, जहां बहुत कुछ सच्चाई आपके सामने आती है। तो जितना भी हम पढ़े, मैं कह रहा हूं कि कुछ दिनों पहले जयप्रकाश नारायण जी की बर्थ एनिवर्सरी थी, अब जेपी पर एक किताब निकली है, मैं उसे भी पढ़ना चाहता हूँ। जब तक आप पढ़े नहीं जेपी के लाइफ पर, तो किस तरह से आप उस पूरे युग के बारे में लोगों से बात कर पाएंगे? देखिए, ये मुझे लगता है, और मैं हमेशा यंग पत्रकार, जो युवा पत्रकार है, उनसे यही कहता हूँ कि देखिए, पत्रकारिता को आप ऐसा मत 9 to 5 जॉब मत मानिए। आप उसे देखिए कि इससे आपकी एक आईना बनिए दुनिया के लिए। और आप आईना तभी बन सकते हैं जब आप अखबार पढ़े, आप किताबें पढ़े। मैं तो कहता हूँ अखबार भी बहुत कम पढ़ते हैं, किताबों की बात छोड़ ही दीजिए, अखबार भी लोग नहीं पढ़ते आजकल और पत्रकारिता में आ जाते हैं। तो ये एक कमजोरी तो जरूर है हमारे पूरे प्रोफेशन की, खास करके टीवी की। अच्छा सर, अखबार का आपने जिक्र किया, मैं आपसे पूछूंगा कि अखबार पढ़ने का सही तरीका क्या हो? अगर अखबार कोई पढ़े जी। कोई तरीका तो नहीं है, लेकिन मैं एक जमाने में, मैं सच कहूं, जब मैं जब मैं स्कूल में था, तो मैं स्पोर्ट्स पेज पहले पढ़ता था कि खेल कूद में क्या हो रहा है, उसके बाद फ्रंट पेज पर आते थे। कभी कभी अभी ऐसे ही होता है, हिंदू का जो स्पोर्ट्स पेज है बड़ा अच्छा होता है, तो मैं उसे पहले पढ़ता हूँ और उसके बाद फ्रंट पेज पढ़ता हूँ। मैं एक जमाने में टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल पेज के साथ जुड़ा हुआ था, तो एडिटोरियल्स बहुत पढ़ता था। देखिए, मुझे लगता है आपने एक से ज्यादा अखबार पढ़ने चाहिए, क्योंकि केवल एक अखबार पढ़ने से मुझे नहीं लगता आपको पूरी तरह से तस्वीर मिलती है। और मैं जानता हूँ ये मुश्किल है, लेकिन करना चाहिए। तो मैं 3-4 अखबार पढ़ता हूँ, केवल हेडलाइंस नहीं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है असली खबर आपको पेज नंबर 5, 7, 9 पर मिल जाती है, क्योंकि बड़े बड़े हर अखबार के फ्रंट पेज पर वही हेडलाइंस होते हैं, लेकिन अंदर की खबरें कभी कभी जो मिलती है, खास करके राज्यों से, ये महत्वपूर्ण होती है। देखिए, ये दिल्ली बेस्ड नैरेटिव एक बनी है इस देश में कि दिल्ली के पत्रकार दिल्ली के आगे नहीं जा पाते हैं। और मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूं कि मैंने पहले 6-7 साल जो मेरे पत्रकारिता के किए, वो मुंबई में किए। पूरा महाराष्ट्र घूमा मैं वो 6-7 साल।
और उससे मुझे एक तरह से आप कहिए कॉन्फिडेंस जो भी है, लेकिन मैं कम से कम अपने राज्य को जान पाया। मैं गोवा बहुत गया, महाराष्ट्र गया, गुजरात गया, एक तरह से पश्चिम भारत आप कहिए, ये 3 राज्यों के कई दौरे किए। उस जमाने में चुनाव हुए, अलग चीजें हुए। हर व्यक्ति को मैं कहता हूं, आप एक राज्य लीजिए या एक जगह लीजिए जहां आप उस जगह के बारे में जितनी जानकारी आपकी बढ़ जाए वो अपनी तरह से अच्छी होती है। केवल दिल्ली तक सीमित मत रहिए। ये दिल्ली कल्चर जो है, आप ऐसे एंकर हैं जिसने रिपोर्टिंग भी खूब की है, जो पहले रिपोर्टर रहा है, तो वो एक अलग आपको एक वजन उससे मिलता है। अब तो एंकर रिपोर्टिंग कहाँ करते हैं, वो तो सिर्फ खबर पढ़ते हैं। जी, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं हमेशा कहता हूं कि एंकर जो आप एंकरिंग करें ना करें ये तो आपके ऊपर है, लेकिन रिपोर्टिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप जमीन से नहीं जुड़ते, और जमीन के साथ साथ जैसे मैंने कहा किसी एक राज्य या किसी एक रीजन से जुड़ते नहीं, उसकी राजनीति, उसका समाज, उसकी आर्थिक स्थिति समझ नहीं पाते हैं। वहां के लोगों की बोली जो है उनसे उनसे अपनी बोली में बात नहीं कर पाते हैं, तब तक आपको पूरी तरह से वो एक एक तस्वीर नहीं मिलेगी। जो केवल दिल्ली में जिसे लटियंस, अब तो लटियंस वर्ड यूज होता है कि जो पार्लियामेंट के इर्द गिर्द, अब हम पर आरोप होता है, हमें भी कहा जाता है लटियंस मीडिया। कौन जानता है कि ये लटियंस मीडिया से दूर हटकर हमने कई ऐसे जगहों में गए हैं जहां कोई लटियंस क्या है कोई नहीं जानता है। ये भी दुख है मुझे कि लोग पूरी तस्वीर नहीं देखते हैं। आजकल नेम कॉलिंग बहुत होती है, किसी को आप भक्त कह देते हैं, किसी को लटियंस कह देते हैं, कोई क्या कहते हैं गोदी मीडिया, कोई दरबारी मीडिया। इसी तरह से अगर चले, इसी में हम फंस गए हैं और इसी वजह से हम उसके बाहर नहीं निकल पाते हैं ताकि असली तस्वीर लोगों के सामने ला पाए। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने अपने एक ब्रैकेट में फंस गया है। बिल्कुल। और सर उस दौर में जब बता रहे हैं बाइनरीज क्रिएट की जा रही हैं, तो ये जो हम कहते हैं निष्पक्ष पत्रकारिता या तटस्थ या न्यूट्रल या अनबायस्ड, ये कितनी मुमकिन है फिर उस दौर में जब इतनी ज्यादा पोलराइजेशन हो रहा है? तो जी बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल पूछा, और ये मैं इससे बहुत जूझता हूं कि कैसे निष्पक्ष पत्रकारिता हो सकती है जब समाज ही इतना बट गया है। आज अगर मैं लखीमपुर पर बात करूं तो लोग कहेंगे लेकिन देखिए कांग्रेस के राजस्थान में क्या हो रहा है, यानी ये जो व्हाट अबाउट राजस्थान, या कोई कहता है अगर मैं कल राजस्थान पर कोई करूं तो लोग कहेंगे अरे आप केवल कांग्रेस के राज्य को नजर दे रहे हैं। अगर पंजाब में कुछ हुआ तो बात अलग, अगर कर्नाटका में हुआ तो कोई और, किसी को और को परेशानी होती है। देखिए समाज बट गया है, और अगर विचारधारा पे बढ़ता तो ठीक है, हम तो राजनीतिक एक तरह से उस पे फंस गए हैं। और यही वजह है कि पत्रकारिता, देखो पत्रकारिता क्या होता है, उस दिन की खबर जो है उसका आईना लोगों के सामने रखना है। अब वो कौन सी खबर हो, कौन सा वीडियो आप दिखाएंगे, ये आप पर है, लेकिन कम से कम जो खबर आप दिखा रहे हैं उसको तो सच्चाई से दिखाइए। मेरा ये कहना है, आप हर खबर पर आपकी नजर नहीं रह सकती। इतना बड़ा देश है, ये सब कॉन्टिनेंट है, कौन जाने कल क्या हो रहा, और क्या हुआ है, क्योंकि ये वायरल वीडियो का जमाना है। कहीं छोटे इलाके से कुछ वीडियो आ गया, उस पर बहस छिड़ गई। अब उसके पीछे क्या बैकग्राउंड क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये कोई देखता नहीं है, केवल हम उस विजुअल में फंस जाते हैं। तो पत्रकारिता करना इस व्हाट्सएप और ट्विटर के दुनिया में मुश्किल है। मैं उस जमाने से आता हूं जहां ब्रेकिंग न्यूज भी नहीं थी। 88 में जब हम लोग अखबार में थे, हमारे ऑफिस पे कंप्यूटर नहीं था, टाइपराइटर पे हम अपनी स्टोरी करते थे। जब 92 में बाबरी मस्जिद जिस दिन गिरी, संडे का दिन था, हमें वो ब्रेकिंग न्यूज की तरह स्टोरी नहीं की, हमें शाम को ही असली स्टोरी पता चली। और तब उसके बाद जो दंगे हुए उस पर हमने किताब भी लिखी, हमारे जो सब रिपोर्टर्स ने टाइम्स ऑफ इंडिया के। अब तब उस जमाने में ना व्हाट्सएप था, ना ब्रेकिंग न्यूज थी, ना ट्विटर था, ना इंटरनेट था, कंप्यूटर धीरे धीरे आ रहा था 92 में। लेकिन कम से कम हमें एक बड़ा अच्छा हिंदी का शब्द है ठहराव, इसे पॉज बटन हमारी दुनिया से निकल गया है और हम रियल टाइम में हर चीज करते हैं। इसकी वजह से मुझे लगता है गलतियां भी होती है, मुझसे भी हुई है, मैं कोई संकोच नहीं करता, हमसे भी गलतियां हुई है इस ब्रेकिंग न्यूज के जमाने में। पर
मुझे दुख होता है कि वो जो जमाना एक तरह से था जब ब्रेकिंग न्यूज नहीं थी, उसको किस तरह से उसकी जो असलियत है वो आज के जमाने में हम ट्रांसलेट कर पाए, ताकि जो युवा पत्रकार है उस तरह की पत्रकारिता कर पाए जिसका मौका हमें मिला। एक तरह से मैं बड़े खुश नसीब समझता हूं कि मैं उस जमाने में से आ पाया जहां हम लंबा आर्टिकल लिख सकते थे, हमारे पास कोई ब्रेकिंग न्यूज का प्रेशर नहीं था। आज के रिपोर्टर्स पर बहुत प्रेशर होता है, मल्टीमीडिया है, आप स्टोरी करते हैं उसके बाद कहा जाता है ना केवल कैमरा पर करिए, उसके बाद इंटरनेट के लिए करिए, पॉडकास्ट करिए, उसका एक मिनट का कुछ वीडियो बनाइए। ये मुश्किल है, आसान नहीं है। बिल्कुल सर, मुझे जैसे आपने शुरुआती दौर की बात की 88 की, और शुरू में जाएं जब आपकी दिलचस्पी बन रही होगी कि आपको एक पत्रकार बनना है, तो शुरुआत में वो क्या चीजें थी जो आपको पढ़ने की तरफ लाई या लिखने पढ़ने की तरफ लाई? कौन सी किताबें थी, कौन से लोग थे? देखिए, मैं समझता हूँ मेरी माता जी जो थी वो एक प्रोफेसर थी। वो पहले स्कूल में अध्यापक थी, उसके बाद वो कॉलेज में 25-30 साल से ज्यादा वो सेंट जेवियर्स कॉलेज में वहाँ प्रोफेसर थी सोशियोलॉजी की, वहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी बनी। उनसे मुझे लगता है एक प्रेरणा मिली एक तरह से पढ़ाई करने के लिए, लिखाई करने के लिए, किताब पढ़ने के लिए। लेकिन ये न्यूज़पेपर अखबारों की जो एक मेरे मुझ में एक करंट अफेयर्स का एक जो आप कहिए जुनून था, वो कहाँ से आया मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं 1976 में 11 साल का था और अमेरिका के इलेक्शन हो रहे थे, राष्ट्रपति के इलेक्शन, जेरल्ड फोर्ड और जिमी कार्टर के बीच। और मैं रात भर दिन भर वहाँ यूएसआईएस लाइब्रेरी जो मेरे घर के काफी करीब थी वहां जाकर बैठा, हर रिजल्ट को एक तरह से, तब उस जमाने में टीवी 24/7 नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जो खबरें आ रही थी, मैं बहुत रुचि ली मैंने उस चुनाव में। कभी कभी वो मेरा पहला, मैं कहूंगा, बड़ा चुनाव जिसको मैंने ट्रैक किया। उसके बाद 77 का चुनाव, हाँ, यूएस का चुनाव, उसके बाद 77 का चुनाव आता है जब इंदिरा गांधी हारती है। और मुझे अभी भी याद है हेडलाइन, इंदिरा शॉक डिफीट फॉर इंदिरा, जो टाइम्स ऑफ इंडिया की बड़ी 8 कॉलम की हेडलाइन थी। और उस हेडलाइन को लेकर मैं हर स्कूल में जाकर लोगों को, इंदिरा गांधी हार गई, देखिए इंदिरा गांधी हार गई। तो वो एक, अब वो कहाँ से आया मैं नहीं कह सकता, पर किताबों पर मेरे घर के बगल में लाइब्रेरी थी, तो वहां से किताबें पढ़ना। एक बड़ी अच्छी किताब, मेरी पहली किताब जो मेरे मन में आती है, किताब है अलाइव करके, अलाइव, पियर्स पॉल रीड। इस पर मुझे लगता है पिक्चर भी बनी, बड़ी दिलचस्प कहानी है कि फुटबॉल की टीम थी, और सच ये वास्तविकता है। वो प्लेन उनकी क्रैश होती है वहां माउंटेन में, 8-10 लोग सर्वाइवर्स होते हैं, और वो सर्वाइवर जीने के लिए अपनी जो बाकी प्लेयर्स है उनकी जो बॉडी की जो फ्लैश है उसको खाना पड़ता है उनको, और उसी तरह से सरवाइव करते हैं वो। और एंड में जो वो चर्च में जाते हैं और फादर को कहते हैं, देखिए माफ करिए हमने ये सब किया। फादर ने कहा, इसमें कोई आपने गलत नहीं किया, हर व्यक्ति जीने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो उस किताब का नाम था अलाइव, ब्यूटिफुली रिटन। और मैं समझता हूँ हर व्यक्ति ने वो किताब पढ़नी चाहिए, वो लाइफ लेसन है। हम एक दूसरे के बारे में बहुत जजमेंटल होते हैं, लेकिन जब उस तरह की स्थिति आती है, आप किसी एक ऐसे एक सिचुएशन में आप फंस गए हैं जहां आपकी प्लेन क्रैश हुई है, आप सर्वाइवर है, एंडीज माउंटेन्स में आप फंसे हैं, तो ये इस तरह की वो किताब मुझे बहुत याद है। मुझे लगता है वो मेरी उसके बाद पॉलिटिक्स पर जब मेरी रुचि बढ़ी 77 में, तो जनार्दन ठाकुर ने किताब लिखी थी, ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स मैन, मुझे लगता है, और हाँ वही थी, ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स मैन। जनार्दन ठाकुर भी पत्रकार थे, और मैंने हमेशा कहा था एक किताब मैं लिखूंगा उसी तरह की। और मुझे फिर जब 2014 में मौका मिला, मुझे अच्छा लगा कि मुझे लगता है हमने 77 के चुनाव में बहुत कम किताबें हैं, या 80 के चुनाव में जब इंदिरा गांधी कम बैक करती है, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो हैबिट है वो आपको जब आप यंग है, स्कूल में है, तभी आपने शुरू करनी चाहिए।
और तब सर आपके फेवरेट रिपोर्टर्स कौन थे? जैसे मेरे कमाल सर थे बचपन में और वो आज भी फेवरेट हैं। वैसे आपके फेवरेट रिपोर्टर्स उस जमाने में कौन थे? कमाल सर के साथ मैंने काम किया, उनकी हिंदी बड़ी कमाल की है और मैंने उनसे बहुत सीखा। मैं जानता हूँ 95-96 में लखनऊ में बहुत आता था, 90 के दशक में बहुत आता था लखनऊ में। जिस दिन मायावती पहली बार मुख्यमंत्री बनी कल्याण सिंह के राज में, वो बड़ा दौर जो 10 साल का दौर था आपके लखनऊ में, बहुत कुछ चीजें होती थी, सरकारें गिरती थी, बनती थी। और कमाल सर से मैंने ये सीखा कि हिंदी किस तरह से बोली जाए। और मुझे अच्छा लगता है कि अब मेरे कितने 27 साल हो गए दिल्ली में, मैंने ज्यादा कुछ नहीं सीखा होगा लेकिन मेरी हिंदी बेहतर हो गई है। वो बम्बईया हिंदी से धीरे धीरे, लखनवी तो नहीं हो गई है, नहीं, बहुत अच्छी लेकिन हिंदी मेरी है हिंदी आपकी। राहुल गांधी से अच्छी है, ये आप जान लीजिए। क्या और बात है! वो तो बात आपके किसी फेवरेट और। रिपोर्टर्स? जी, मेरे फेवरेट शुरुआत। रिपोर्टर्स, देखिए, जब मैं खुशवंत सिंह का इलस्ट्रेटेड वीकली बहुत पढ़ता था, बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ करता था। क्रिकेट में एक स्पोर्ट्स एडिटर हुआ करते थे उस जमाने में टाइम्स ऑफ इंडिया के एन प्रभु, उनको पढ़ता था। लेकिन मेरे एक तरह से मेंटोर मैं कहूंगा, लेकिन जिसके साथ मैंने पहली बार काम किया जब मैं कॉलेज में था 86 में, उनका नाम है बैराम कॉन्ट्रैक्टर। वहां मुंबई में उनको लोग बिजी बी के नाम से जानते थे। जी पूरे जी जी। मुंबई रोज वो शाम के पेपर में कॉलम अपना लिखते थे, बड़ा ह्यूमरस हुआ करता था, सटायर था, लेकिन मुंबई की पूरी जानकारी उस व्यक्ति के पास थी। कहाँ अच्छा खाना मिलता है, कहाँ कुछ होता है, लेकिन उन्होंने सरल भाषा में जिस तरह से लोगों, और अपने टाइपराइटर पर बैठकर वो रोज लिखते थे। मैंने उनके साथ काम किया आफ्टरनून में 85-86 में। लेकिन उस व्यक्ति के पास सरल भाषा में अपनी बात लोगों के सामने रखने की क्षमता थी, और ये मैंने उनसे भी सीखा। और आर के लक्ष्मण जिनके साथ मैंने काम जी किया, और मुझे बड़ा, फिर भी मैं बड़ा खुश। देश के मशहूर कार्टूनिस्ट है, पर जी उनमें भी वही बात थी, सरलता। हर चीज को बड़ी सरल, वो कार्टून उनका जो पॉकेट कार्टून होता था कॉमन मैन का, वो बड़े जी। सरल तरह से। और एक बार मैंने पूछा, लक्ष्मण जी आप रोज एक कार्टून बनाते हैं, कभी थकते नहीं कि कार्टून और कुछ नहीं? उन्होंने मुझसे बड़ी अच्छी बात कही, राजदीप एवरी डे इज अ न्यू डे। जो मैं नया कार्टून बनाता हूं, मैं ऐसे बनाता हूं कि ये मेरा पहला कार्टून है। पहला कार्ड। और वाह! उस व्यक्ति जिस तरह से आज भी अगर आप उनके कार्टून देखें, भ्रष्टाचार पर हो या कहीं से तब तो टेलीफोन लाइनमैन की बड़ी जरूरत पड़ती थी 80 हाँ। के दशक में। आजकल मोबाइल के दुनिया में लोग नहीं जानते लाइनमैन कितना बड़ा। तो लाइनमैन हमेशा उनके कार्टून में कहीं होता था कि क्योंकि कुछ हो गया, कहीं पावर कट हुआ या टेलीफोन लाइन नहीं चल रही, लेकिन उनके कार्टून में सरलता हुआ करती। तो मैं बैराम कॉन्ट्रैक्टर, आर के लक्ष्मण, के एन प्रभु बड़े रोमांटिक तरीके से क्रिकेट पर लिखते थे। खुशवंत सिंह में कुछ था, जिस तरह से वो मैगजीन लोगों के सामने उन्होंने उस जमाने में लाई थी। एमजे अकबर के जो पहले जो लेख थे 80s में टेलीग्राफ में, उनको मैं पढ़ता था। हाँ, कई लोग हैं, मैं कुछ लोगों के नाम भूल रहा हूँ, लेकिन मेरे मेंटोर की तरह मैं इन, और फिर डैरिल डिमोंटे जिनके साथ मैंने काम किया, बहुत अच्छे व्यक्ति थे जी। टाइम्स ऑफ इंडिया में, दिलीप पड़गांवकर। हाँ। मुझे बहुत मैं खुश नसीब हूँ, अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। वो तो एनडीटीवी में तो राधिका और प्रणय रॉय के साथ काम करने का मौका मिला, एक ऐसे जमाने में जहां, देखिए, पत्रकारिता में जो आपको मौका देता है वही उनका बड़प्पन होता है। बिल्कुल। और मैं खुश नसीब हूँ कि अच्छे लोगों के साथ मुझे बहुत काम करने का मौका मिला। अच्छा सर, आप दुनिया भर में गए हैं, किताबों से जुड़ी आपकी फेवरेट जगह, कोई लाइब्रेरी, कोई दुकान, और उस जगह से जुड़ी कोई अगर याद, हसीन याद अगर आप साझा करना चाहें तो वो बता दें। एक से ज्यादा जगह भी बता सकते हैं आप। देखिए, बॉम्बे में एक एक बुक शॉप हुआ करती थी, स्ट्रैंड बुक शॉप। बड़ी अच्छी बुक शॉप थी, अब बंद हो गई है। ये बड़ी, मैं समझता हूँ, देखिए दुनिया बदल गई है कि आज लोग बार और रेस्टोरेंट बनाते हैं, लेकिन बुक शॉप नहीं लगाते नए। और बुक फेयर में जाते हैं तो दही भल्ले और छोले भटूरे पैक करा के लाते हैं, किताबें नहीं लाते हैं। अब ठीक है, अब क्या करें। हाँ, ये भी दूसरी कमजोरी है। अब मैं कहूँ आपको सच्चाई की, 92 में जब हमने दंगों पर, जब मुंबई के दंगों और ब्लास्ट पर किताब की, व्हेन बॉम्बे बर्न, कि बहुत कम लोगों ने पढ़ी, क्योंकि हम कोई बड़े नाम नहीं थे।
अब हम टीवी थोड़े सेलिब्रिटी बन गए, तो टीवी सेलिब्रिटी के नाम पर लोग हमारी किताबें कभी खरीद लेते हैं। और तो देखिए, तब ये स्ट्रैंड बुक स्टॉल हुआ करता था। शानबाग जी उनके प्रोप्राइटर थे, और लक्ष्मण जी ने मुझे उनको इंट्रोड्यूस किया था। मैं उनके दुकान में हमेशा जाता था, क्योंकि उस जमाने में टाइम्स ऑफ इंडिया में अच्छी बात क्या थी, सुबह अपना आर्टिकल या एडिटोरियल लिख लिया, उसके बाद लंच के बाद आप ऐसे टहलते चले गए विक्टोरिया टर्मिटी स्टेशन, फाउंटेन। मुंबई बड़े सुकून की जगह हुआ करती थी उन दिनों में। और दोपहर को जाकर स्टैंड में बैठकर आप कोई किताब पढ़ ले। शानबाग जी ये भी नहीं आपसे कहते थे देखिए खरीदिए किताब, तब इतने पैसे भी नहीं थे कि खरीदने के लिए, तो आप बस कहीं कोने में बैठकर आप किताब पढ़ते थे। बहुत ही अच्छी बुक शॉप थी। अभी वहीं उसी एरिया में एक नई आई है किताब खाना, जो एक अच्छी बुक शॉप मुंबई में आ गई है बहुत दिनों के बाद। लेकिन स्ट्रैंड बुक स्टॉल की मुझे बहुत याद आती है, क्योंकि वहीं मैंने बहुत किताबें पढ़ी। बाकी एक न्यू एंड सेकेंड हैंड बुक शॉप हुआ करती थी मुंबई में। सेकेंड हैंड बुक्स की बहुत लोगों को बहुत चाहत थी, क्योंकि सेकेंड हैंड बुक्स थोड़े कम दामों में आपको मिल जाते थे, तो बड़ी पुरानी किताबें। हाँ, वहां मुझे लगता है बाबा साहेब अम्बेडकर की एक वन ऑफ मराठी में उन्होंने लिखी थी अर्ली किताबों में, वहां मुझे मिली थी, जो दूसरी जगहों पे मिलती नहीं थी। जेम्स लेन की किताब जो शिवाजी पर जो बैन हुई थी महाराष्ट्र में, वो वहां मुझे कहीं न्यू और सेकेंड हैंड में कहीं मिल गई एक दिन। तो ऐसी कई किताबें हैं जो वैसे आप पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन वहां मिलती थी। पॉपुलर प्रकाशन भी मुंबई में था। तो मेरी ज्यादातर आप देख रहे हैं यादें जो किताबों की है वो मुंबई से जुड़े हुई है। जैसे मैं दिल्ली आ गया, ये दिल्ली में बारी एंड सन्स और फकीर चंद खान मार्केट में, खासकर की बारी पर मैं अनुज बारी जो वहां के प्रोप्राइटर है उनके साथ बैठता हूँ। मैंने मेरी पहली टीवी स्टोरी एक की थी बारी एंड सन्स पर। बड़ी अच्छी स्टोरी है, क्योंकि वो बारी एंड सन्स के जो प्रोप्राइटर थे वो पाकिस्तान से आए थे, और तब उनको थोड़ी जगह मिल गई वहां दिल्ली में खान मार्केट में, और वो सोच रहे थे किस तरह की एक बुक स्टॉल, वो अमंग द फर्स्ट बुक स्टॉल्स एक तरह से दिल्ली की हुआ करती थी। और बड़े अच्छे व्यक्ति थे, बैठा करते थे अनुज के जो पिताजी थे। तो उन पर मैंने एक स्टोरी भी की थी तब, कि किस तरह से पाकिस्तान से आकर इंडिया में उन्होंने एक बुक स्टॉल स्थापित किया था खान मार्केट में। एक सेम स्टोरी राम अडवाणी साहब की, लखनऊ में जो मशहूर राम अडवाणी साहब, लेजेंडरी राम अडवाणी, वो भी पाकिस्तान से आए थे। और किस तरह से बिल्कुल फकीर चंद भी उसी तरह से मुझे लगता है अक्रॉस द बॉर्डर आए थे। अब उनका बेटा हैंडल करता है। देखिए, जब भी मैं खान मार्केट जाता हूँ, मैं देखता हूँ कोई नई दुकान आ गई है, कोई शू शॉप आ गया है, या कोई बड़े फैशन डिजाइनर की दुकान आ गई है, या कोई बार रेस्टोरेंट खुल रहा है, लेकिन दुकानें बंद हो रही है। ये अपने किताबों की दुकानें बंद हो रही है, और ये बड़ी ट्रेजेडी है कि इस तरह की हमारे पास ज्यादा बुक शॉप्स नहीं है। अब शायद ऑनलाइन मंगवाने लगे हैं लोग ज्यादा, तो इस वजह से भी किताबों के बिजनेस को बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर ये बताएं कि जो लोग नहीं पढ़ते हैं, जिनका किताबों से कोई रिश्ता नहीं है, उनको क्यों पढ़ना चाहिए? पढ़ने की महिमा क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ये दुनिया बहुत ही बड़ी है। आप अपनी दुनिया में रहकर अपने उसी आप अपना मन, आपके मन को, यू हैव टू ओपन अप योर माइंड। आपके मन को आपको खुला करना है। एक खुलापन जब आपके सामने आएगा, तो आप अलग अलग विचारों के बारे में कम से कम आप सोचेंगे, आप पढ़ेंगे, तभी आपका मन खुलता है। और असली मुझे लगता है जिंदगी में, जब तक आपका मन नहीं खुलता, आपकी छाती 56 की बन जाए, लेकिन आपका मन उससे दुगना होना पड़ता है, तभी आप लोगों की अलग अलग बात सुन पाते हैं, आप कुछ नए सोच लोगों के सामने रख सकते हैं। तो अगर आपको वाकई सोच की दुनिया में रहना है, आइडियाज की दुनिया में, विचारों की दुनिया में रहना है, तो आप तभी रह सकते हैं जब आप पढ़ते हैं। तो उसी पढ़ाई से ही आपका मन एक तरह से ओपन अप हो जाता है, खुल जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है। और दुनिया में कितनी चीजें हो रही है। देखिए, आज की सबसे बड़ी सब्जेक्ट है क्लाइमेट चेंज,
कि किस तरह से हमारा वातावरण बदल रहा है, दुनिया का क्लाइमेट किस तरह से बदल रहा है। अब आप इस पर किताबें बहुत लिखी जा रही है, कम से कम पढ़िए तो इस पर। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, अब ग्लासगो में बड़ा एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, आप अगर हम टीवी प्रोग्राम करेंगे आपको तो उस पर पढ़ना तो पड़ेगा ना। क्या हुआ है कि हम बड़े हम अपनी दुनिया में इतने मग्न हैं कि दूसरी की दुनिया भर में क्या हो रहा है ये हम सोचते नहीं है। इसलिए हमें पढ़ना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, हमारे पड़ोस के बाहर क्या हो रहा है। अच्छा सर, आपने इतने सारे बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू किया है, मिले हैं पर्सनली, कई सारे राजनेता, इनमें से कौन लोग आपको याद आते हैं जो बहुत पढ़ते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं? ये देखिए, अगर आपको आश्चर्य होगा कि मैंने बेस्ट लाइब्रेरी दिल्ली में देखी है, वो थी माधव सिंह सोलंकी। ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे। जब मैं उनको 90 के दशक में मिला, वो राज्यसभा के एमपी थे। पुरानी किताबें उनके पास थी और मुझे याद है उनको, मैं उनके घर जाता था कोई नई किताब लेने, क्योंकि उनके पास हर किताब हुआ करती थी, पुरानी नहीं। तो ये एक ऐसे व्यक्ति है जो कि ज्यादातर लोग नहीं जानते कि उनकी, राम गुहा को, जब भी मैं, राम गुहा और मैंने कई प्रोग्राम साथ में किए हैं, उस आदमी ने जिस तरह से जितने किताबें लिखी है उसके साथ साथ उतनी वो पढ़ते हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। इससे पहले वाले एपिसोड में आए थे वो कासे किताब के पिछले एपिसोड में। नहीं, वो मेरे लिए एक मेंटोर की तरह है। उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया कि आप भी किताब लिखिए, क्योंकि मुझे लगा मुझ में वो क्षमता नहीं थी, ना ही मुझ में डिसिप्लिन था किताब लिखने का। मेरी वाइफ जो है वो मुझसे बहुत ज्यादा पढ़ती है, सागरिका, और वो वाकई वैसे उस दुनिया, विचारों की दुनिया में रहती है। उन्होंने अभी खत्म की एक बड़ी किताब वाजपेयी जी पर, जो दिसंबर के महीने में निकलेगी। लेकिन मैं कहूंगा कि नेता जितने मैं मिलता हूँ ना, ज्यादातर मुझे लगता है वो ज्यादा पढ़ते हैं। बहुत कम ऐसे नेता। हाल फिलहाल वालों में कोई आपको याद आता है जो पढ़ता हो? आज के नेताओं में? जी जी जी। आज के नेताओं में कौन सा नेता है जो पढ़ता है? ये बहुत मुश्किल सवाल है। पर मैं ये कहूंगा कि जब मैंने मेरी 2014 किताब लिखी और 2019 भी चुनाव, शरद पवार ने दोनों किताबें पढ़ी, क्योंकि उन्होंने जब मिले मुझसे, उन्होंने अंडरलाइन किया था। अब आज ज्यादा लोगों को मालूम नहीं होगा कि शरद पवार इस तरह से, लेकिन उन्होंने अंडरलाइन किया था कि ये गलत है। वो जयराम रमेश बहुत पढ़ते हैं आज के और खुद लिखते भी हैं, लेकिन बहुत पढ़ते हैं, उनकी बहुत रुचि है किताबों में। मैं समझता हूँ उनका बहुत ज्ञान है, जिस तरह से वो इन सब चीजों पर विचार भी करते हैं। बहुत ऐसे कम नेता रह गए हैं जो इन किताबों की दुनिया में रहते हैं, पर ये कुछ नाम तुरंत आ रहे हैं। हो सकता है कुछ और नाम है। अर्जुन सिंह किताबें रखते थे अपने घर में, बहुत सी किताबें, कितने पढ़ते थे ये मैं नहीं जानता, लेकिन लाइब्रेरी उनकी बड़ी अच्छी हुआ करती थी। उनकी भी बड़ी अच्छी लाइब्रेरी थी। मैंने उनके यहाँ से एक बार किताब ली थी, पेपर टाइगर्स। ये सब हमारे जो जितने भी न्यूज़पेपर के प्रोप्राइटर हैं उन पर किताब लिखी, किसी ने लिखी थी, वो मैंने उनके घर से एक बार ली थी। उनकी भी बड़ी अच्छी लाइब्रेरी हुआ करती थी। खुद कितना पढ़ते थे ये मैं नहीं जानता। वाह। अच्छा सर, एक चीज, मैं आपका एक इंटरव्यू सुन रहा था और बड़ी चौंकाने वाली बात मुझे लगी। आप ट्रोलर्स के निशाने पे तो हम सभी रहते हैं, आप बहुत ज्यादा रहते हैं, लेकिन आप उसमें बोल रहे थे कि वो, मतलब ये ईमानदारी मुझे अच्छी लगी कि आप कहते हैं मुझे उसमें मैं ठीक ट्रोल हुआ। और वो क्या, उसका किस्सा क्या था कि आप एक इंटरव्यू करने गए थे सोनिया जी का, और वहां आपसे कहा गया था कि पॉलिटिकल सवाल नहीं पूछने, तो आप इस वाकये का जिक्र कर रहे थे कि मुझे लगता मैंने क्यों किया ये इंटरव्यू, मुझे ठीक ट्रोल किया गया। तो ये जो ईमानदारी और ट्रोलर्स को कैसे देखना, और अगर वो वाकया आप बता पाए तो वो बड़ा नहीं, ये देखिए, आप पत्रकार की जिंदगी में कई ऐसी वाकया होती है जिसका वो होने के बाद आप अगर उसे रिव्यू करते हैं तो आप कहते हैं यार ये जो हुआ ठीक नहीं हुआ। तो जब सोनिया गांधी का इंटरव्यू मैंने किया, तब इंदिरा गांधी के, मुझे लगता है 100 साल का कुछ फंक्शन था वहाँ इलाहाबाद में। तो मुझे कहा गया कि सोनिया गांधी आपसे इंटरव्यू करेंगी और वो इंदिरा गांधी पर बात करेंगी। मैंने कहा ठीक है,
क्योंकि मुझे लगा सोनिया गांधी वैसे बहुत कम बात करती है, इंदिरा के नाम पर हम इंटरव्यू शुरू करेंगे और फिर पॉलिटिक्स पे चले जाएंगे। पर जब भी मैं उस इंटरव्यू में कहता हूँ पॉलिटिकल क्वेश्चन, सोनिया के नो 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 पॉलिटिकल क्वेश्चन, नो पॉलिटिकल। अब वो क्या करें उसके बाद, फिर आपको फिर इंदिरा गांधी के बारे में सास बहू की रिलेशनशिप कैसी थी उस पर करना पड़ रहा। तो उसमें मैं फंस गया, क्योंकि लोगों ने ट्रोल किया, देखिए किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। पर अगर आप देखें, मैंने उन इमरजेंसी वगैरह पर पूछा जरूर उस इंटरव्यू में, और एक अलग सोनिया गांधी लोगों के सामने नजर आई। हम मैंने पहले एक इंटरव्यू किया जो 2005 में, जहां लोकतंत्र, डिनेस्टी, वंशवाद, इन सब चीजों पर बात की है सोनिया जी से। तो उस इंटरव्यू में मैं उन मुद्दों को नहीं उठा पाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप पॉलिटिक्स पर बात नहीं करेंगे, आप पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स पर बात नहीं करें, हाँ, तो फिर क्या रह गया। पर ये बिल्कुल सही बात है। और यही तो ये ये सब में अभी अभी हमें लगता है सर, ये चलन, मतलब मोदी जी का भी यही सुनते हैं कि वो पॉलिटिकल सवाल नहीं लेते हैं, इसीलिए वो लोग, अक्षय कुमार जब सवाल पूछते हैं तो वो आम पे पूछते हैं, आम छील कर खाते हैं या काट। जी देखिए, मैं मोदी जी से मैं मुझे यही मैं यही कहूंगा कि एक जमाने में मोदी जी हर सवाल पर का जवाब देते थे। मैंने एक दिन में मोदी जी के 2 इंटरव्यू किए हैं 2002 के दंगों के बाद, क्योंकि हमारे पहले इंटरव्यू के बाद जो टेप थी वो टेप चली नहीं, अरे क्योंकि उसमें कुछ खराबी आ गई थी, तो हमें वापस जाना पड़ा उनके घर और दूसरी बार वही इंटरव्यू करना पड़ा। हर सवाल का उन्होंने जवाब दिया। देखिए, ये जो मोदी जी एक जमाने में उस तरह के नेता थे जो हर सवाल का जवाब लेते थे। 2002 के दंगों के बाद मुझे लगा उनके और पत्रकारों के बीच, केवल मुझसे नहीं लेकिन पत्रकार इन जनरल से, एक तरह से एक अविश्वास का माहौल बढ़ गया, एक ट्रस्ट डेफिसिट शुरू हो गया, और उस वजह से कहीं ना कहीं मोदी जी ने अब अपना मन बना लिया, अब मैं अपनी बात रखूंगा, मैं अपनी मन की बात रखूंगा, दूसरों की बात से अगर जो पत्रकार है जो सवाल पूछना चाहते हैं उससे मुझे ज्यादा रुचि नहीं है। और यही वजह है शायद कि वो इस तरह, इस डायरेक्शन, इस दिशा में चले गए हैं। अब देखिए, आज वही तो है कि अक्षय कुमार को आप इंटरव्यू देते हैं और वो आम पर आपसे पूछ लेते हैं। ये अब ये नई प्रथा हो गई है कि आप सॉफ्ट इस तरह के इंटरव्यूज करना चाहते हैं, और यही मुझ पर भी टिका हुई सोनिया गांधी के इंटरव्यू के बाद। देखिए, मैं उस पुराने जमाने का पत्रकार एक तरह से आप मान लीजिए, जिसको लगता है कि जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं तो आप हर सवाल लीजिए, आप हमें दुश्मन मत मानिए। बाला साहेब ठाकरे को मैं कई बार इंटरव्यू करता था और बड़े तीखे सवाल करता था, उनके तीखे जवाब भी होते थे। कभी उन्होंने हमारे कभी दुश्मनी नहीं हुई, ऐसा नहीं कहा कि मैं आपको मिलूंगा ही नहीं। रिलेशन, ये जो है ना, ये दोस्ती नहीं मैं कहूंगा, लेकिन कम से कम संपर्क तो रखना चाहिए, एक दूसरे का रिस्पेक्ट होना चाहिए, जिसकी वजह से फिर आप जो सवाल पूछे वो आपका मेरा दायित्व है सवाल पूछना, आपका दायित्व है, आप पब्लिक लाइफ में आपका है जवाब देना। आप एक दूसरे को दुश्मन ना समझिए। यानी वर्तमान राजनीति का ये चलन हो गया है कि किसी भी पार्टी का कोई बड़ा नेता हो तो वो सवाल से, थोड़ा पॉलिटिकल सवालों से बचता है, क्योंकि सोनिया जी का भी वही है, और जैसा आपसे पता चला। बिल्कुल। और कुछ दिनों पहले हमने शरद पवार का इंटरव्यू किया। अब शरद पवार एक ऐसे व्यक्ति है जिन पर मैंने कभी कभी आलोचना उनकी की है, उनकी राजनीति की, लेकिन फिर भी अपना दरवाजा उन्होंने बंद नहीं किया, और हमने खुले आम 1.5 घंटा हमने या 1 घंटा हमने मराठी में उनका इंटरव्यू किया कुछ हफ्तों पहले। हर चीज पर बात हुई। अब ये मैं समझता हूं असली नेता है। आज के नेता क्या है, उनकी जो चमड़ी है ना वो मोटी नहीं है। आप कुछ भी उनसे कहे ना, वो तुरंत कहते हैं अरे ये आप हमारे दुश्मन बन गए। पुराने जमाने के नेता जानते थे किस तरह से कि आप पब्लिक लाइफ में है, अगर आपका पब्लिक से जुड़ाव है। एक बड़े नेता ने मुझे कहा कि अगर मेरा पब्लिक से जुड़ाव है ना, आप जो भी कहें, जो भी सवाल पूछे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो आप पूछिए जो आपको पूछना है। अब क्या हुआ है, हर नेता जो है अपने आप को एक तरह से राजा, महाराजा, रानी, इस तरह से उनका सेल्फ इमेज जो है वो बदल गया है, एक फ्यूडल कल्चर आ गया है। और यही वजह है, मुझे लगता है कि आपका संपर्क लोगों से टूट गया है, और यही वजह है आपको मीडिया की जरूरत ही नहीं है आज। सर एक आखिरी सवाल है, ये आपके फादर के बारे में है, दिलीप साहब के बारे में। मैं ये जानना चाहता हूं कि 2 मौके हैं उनके क्रिकेट लाइफ, मौके तो बहुत सारे हैं जो मुझे पर्सनली बहुत, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूं।
एक तो वो जो 1971 का जो उनका टूर है वेस्ट इंडीज का, जो गावस्कर साहब का भी सबसे बड़ा टूर, जो उन्होंने 771 रन बनाए, और उससे पहले वो रिकॉर्ड दिलीप साहब के नाम था, उन्होंने जबरदस्त उसमें खेल दिखाया। वो उनके करियर का आखिरी हिस्से का टूर है। और एक वो 1962 का एक टूर है जिसमें नारी कॉन्ट्रैक्टर को चोट लग जाती है और फिर वो ओपनर के तौर पर आते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि घर में इन दो दौरों को कैसे याद किया जाता था आपस में जब आप लोग बात करते थे? ये उनकी पहली क्या बात याद है? हिमांशु, 1965 में मेरा जन्म हुआ, तो 62 के बारे में ज्यादा मैं नहीं जानता, नहीं लेकिन नहीं, मैं कुछ उसके कहूंगा। बाद भी नहीं वो नहीं, घटना कभी ना कभी तो दोहराई बिल्कुल जाती बिल्कुल होगी। बिल्कुल, नहीं नहीं बिल्कुल। और नरी कॉन्ट्रैक्टर हमारे घर के ज्यादा दूर नहीं रहते थे। 71 तो मेरे फादर का बड़ा साल था, और मेरी भी एक तरह से, अब देखिए, वो मेरे स्कूल का पहला साल था, मैं 6 साल का था, तो स्कूल में मैं हीरो बन गया। अब क्योंकि 71 में हर व्यक्ति कमेंट्री, वो अपना छोटा रेडियो लेके स्कूल आते थे। अब 200 रन उस समय वेस्ट इंडीज के सामने बनाना, सीरीज में 642, वेस्ट इंडीज को हराना। और मुझे मेरी यादें हैं कि जब टीम वापस आई उसी साल इंग्लैंड में, 50 साल हो गए इस साल, तो हाँ इतना बड़ा रिसेप्शन आपने ये धोनी को जो मिला T20 से, हाँ हाँ उससे दुगना मैं कहूंगा। उतना उतना एंथुजियाज्म था उस जमाने में गेम के लिए, क्योंकि तब टीवी नहीं था, तो हाँ हमें एक तरह से रेडियो के जरिए क्रिकेट की रुचि या रोमांच जो क्रिकेट के साथ था वही शुरू हुआ। तो फादर के लिए 71 एक बड़ा साल था, क्योंकि वो बड़े हीरो बन गए उस साल के बाद। हाँ लेकिन अगर आप उनको मिलते, वो कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि वो कोई हीरो वीरो थे। वो अपने कोल्हापुरी चप्पल में घर, अपने शॉर्ट पैंट में बैठ के मैदान जाते थे क्रिकेट देखने। वो उनका शौक था। हाँ वो छोटे गोवा से आते हैं। आज की तारीख में वो एकमेव क्रिकेटर है जो गोवा से गोवा से। आए हुए क्रिकेटर है। इतने 300 से ज्यादा इंडिया के लिए खेले। तो वो उनके दिल, उनका गोवन था बिल्कुल। आराम से रहना है बीच पे, ज्यादा लोगों के साथ, किसी के साथ दुश्मनी नहीं, दोस्ती सबके साथ रखनी है। 62 का जो टूर था, उसमें मैंने एक उनके साथी थे मेरे फादर के, चंदू बोर्डे, उनसे एक बार जी कहा जी जी कि आप जी। वेस्ट इंडीज में क्या किया आपने 62 में, आप सब बड़े यंग लोग थे। उन्होंने राजदीप शाम के लिए केवल अमृतांजन लगा के हमारे, क्योंकि इतना मार खाया हमने कि इतने लाल निशान लग गए थे, तो रात को अमृतांजन लगाना पड़ता था, और कुछ था ही नहीं। क्योंकि तब इस तरह के थाई पैड वगैरह, प्रोटेक्शन, नहीं हेलमेट भी होती। नहीं था। और वेस्ट इंडीज के बड़े बड़े फास्ट बॉलर, 5-0 से हम हार गए। और मेरे ग्रिफिथ फादर जैसे हमेशा कहते थे कि 71 में मैं रन कर पाया क्योंकि मैंने 62 देखा था। 62 खेला। हाँ, एक बार 62 के फास्ट बॉलर को खेले, तो 71 के फास्ट बॉलर में कोई दम नहीं था। तो ये एक लाइफ की लर्निंग है कि एक बार आपने वही एक्सपीरियंस किया है कि क्या बड़े बात। कठिन समय से आप गुजर गए। आप 22 साल के थे, और आपके कप्तान को वो इंजरी होती है। और मेरे फादर को अगले दिन, क्योंकि कोई बैटिंग नहीं करना चाहता था, तो पॉली हाँ उमरीगर मेरे फादर के साथ एसीसी में बुजुर्ग थे, उनके साथ जो काम करते थे, वहां के सीनियर प्लेयर थे उस स्टोर के। तो वो उन्होंने मेरे फादर को कहा, देखो बेटा, आप यहाँ रिजर्व बैट्समैन की तरह से आए हो, अगर आप खेलना चाहते हो इंडिया के, कल जब टीम मीटिंग होगी, कहो कि मैं ओपनिंग के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ओपनिंग बाकी कोई तैयार नहीं था। अब देखिए, ये उस जमाने की स्थिति थी, कोई ओपनिंग करना नहीं चाहता था भारत कितना के डर लिए। लग रहा होगा क्योंकि हेलमेट भी नहीं होता था डर और कोई। था उस जमाने। बारबेडस में जब इनको कॉन्ट्रैक्टर जी जो अभी भी जिंदा है, और उनको इंजरी हुई, तो ये सब प्लेयर जो यंग थे, उन्होंने उनको खून दिया। और उस बारबेडस में कोई सर्जन भी नहीं था। ट्रिनिडैड से वहां सर्जन को रात को बुलाना पड़ा। तो ये देखिए, आज की तारीख में हर टीम के साथ डॉक्टर, फिजियो, हाँ कंप्यूटर एनालिस्ट, उसके साथ साथ कोई मसाज के लिए, कोई पैर दबाने के लिए, कोई टेक्निकल एनालिस्ट, सब होते हैं। उस हाँ जमाने में आप 16 थे, 2 लोग, 3 लोग या 2 लोग पर रूम आपको हाँ मिलते थे, ₹250। और एक बार जब इंडिया 4 दिन में मैच जीत गई, तो ₹50 आपके काटे गए, क्योंकि आपको कहा गया कि ये तो ₹250 यानी ₹50 पर डे है। आप 4 दिन हाँ में मैच जीत गए, ₹50 कट गए, वहां से यहां तक आ गए। हाँ। और ये दुनिया इतनी बदल बड़ी गई है घटना मेरे जब, पास। इतनी बड़ी घटना जब हो जाए, किसी साथी खिलाड़ी को, सीनियर खिलाड़ी को चोट लग जाए, तो वैसे भी एक जी, मनोवैज्ञानिक दबाव भी होता है आप पर। नहीं बिल्कुल होता है। और देखिए, ये भी एक करिश्मा है दुनिया का कि जिन प्लेयर ने खून दिया कॉन्ट्रैक्टर जी को बचाने के लिए,
वो ज्यादातर अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि कॉन्ट्रैक्टर जी हमारे साथ है। ये भी दुनिया, ये देखिए, इट्स अ मिरेकल। बिल्कुल बिल्कुल। दिलीप सर का एक किस्सा सुना था हमने, पता नहीं कितना सच है, आप बता पाएंगे कि उन्होंने शायद गावस्कर साहब से या किसी और प्लेयर से कहा कि भाई हमने चूंकि 62 खेल लिया है इसलिए अब हमें इनसे तो डर नहीं लगता। फिर उन्होंने जो खेल दिखाया तो 642 रन, चूंकि अब गावस्कर साहब के उसमें वो छुप जाते हैं कई बार, जो बहुत ज्यादा जानते हैं वही समझ पाते हैं। लेकिन कहा यह भी गया कि दिलीप सर ने जब वो रन बनाए हैं तो टीम को बहुत जरूरत थी, मतलब 4 विकेट गिर जाते थे, कभी 5 गिर जाते थे, और 642 रन। और वो उनका जो रिकॉर्ड था थोड़े ही दिन रहा, लेकिन उसके बाद नहीं, वो उनको कोई इस बात की ये नहीं थी कि गावस्कर जी ने मुझे आउटशाइन किया, स्टार गावस्कर बने, कुछ नहीं। उनको तो उन्होंने तो एक वेस्ट इंडीज उसी दौरे पर कहा था जब उन्होंने फर्स्ट टेस्ट में 200 खुद बनाए, ये तो डबल दूसरे सेंचुरी या तीसरे टेस्ट के बीच कोई पार्टी थी, ये गावस्कर अपने किताब में लिखते हैं। तो जी। वो किसी वेस्ट इंडीज को कहते हैं मैंने 200 रन बनाए, ये जो लड़का है ना ये मुझसे ज्यादा रन बनाएगा, ये भी डबल सेंचुरी बनाएगा। तो हाँ। उनमें वो एक आत्मविश्वास बहुत था और वो उस तरह से अपनी जिंदगी भी गुजारते थे। और गावस्कर की बहुत उनकी वो एक तरह से एक मेंटोर कही है, जो भी उनकी बड़ी अच्छी रिले। आज भी उनके बर्थडे पर अगस्त 8 को गावस्कर जी मेरे माताजी को मेल हमेशा लिखते हैं, आई मिस दिलीप सर, हर साल। और उनके उस टूर पे उनके रूममेट थे सलीम दुरानी, जो अभी भी हमारे साथ है। और पिछले साल में दुरानी साहब को मिलने गया था, और दुरानी भी बड़े शौकीन आदमी थे मेरे फादर के साथ। दोनों ने तय किया कि ये हमारा लास्ट बड़ा टूर है, अब साथ में रहेंगे। और दुरानी जी चाय बनाते थे मेरे फादर को सुबह, क्योंकि उन्होंने कहा अगर मैं चाय बनाऊंगा तो रन बनाएगा, तो गुड लक। और शाम को वो साथ में जाके कहीं बियर पीते थे, तो सुबह चाय और रात को बियर। और ऐसा हुआ क्योंकि फादर ने रन बनाए तो कई वहां जो इंडियन वेस्ट इंडीज में रहते हैं वो उनके लिए बियर लाते थे, बियर की क्रेट। तो बियर की क्रेट रात को मिलती थी और सुबह को चाय मिलती थी। क्या बात है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातचीत रही, शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए और बहुत सारी बातें बहुत नहीं हिमांशु जी, आपने ये इस तरह का कार्यक्रम किया, किस्सों का कार्यक्रम है। मैं आप और आपकी पूरी टीम को एक बार फिर दशहरा की शुभकामनाएं, और आप इसी तरह से लोगों से संपर्क बनाते रहे और लोगों को ये ज्ञान देते रहे कि पढ़िएगा जरूर। क्या बात है, बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार।